ओके, तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारे सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 888वां सेशन है, और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। डॉक्टर प्रतिभा बीएचएमएस एमडी होम्योपैथ हैं, और अभी फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नियत है एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री इन मर्चेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बसना, महसाना, गुजरात में। आज का जो डॉक्टर प्रतिभा का टॉपिक है वो है शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री विद कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जे एन मजूमदार। होम्योपैथी में डॉक्टर जे एन मजूमदार का क्या योगदान रहा है और उनकी क्या लाइफ रही, उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। उन्होंने काफी अच्छा काम किया था होम्योपैथी में 19th सेंचुरी में, और वो डॉक्टर पीसी मजूमदार के ग्रैंडफादर थे। तो जे एन मजूमदार जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये स्पेशल सेशन रखा गया है। तो डॉक्टर प्रतिभा जी, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू आईएफपीएच प्लेटफॉर्म मुझे आज मौका देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर एम के साहनी सर। सो आज का मेरा टॉपिक है डॉक्टर जे एन मजूमदार की योगदान, संक्षिप्त जीवन वृतांत। मजूमदार साहब के बारे में हम कुछ अनकही और कुछ अनोखी बातें जानेंगे और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। आज उनके 118वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर जे एन मजूमदार सर का पूरा नेम जनार्दन नाथ मजूमदार है, जो काफी प्रसिद्ध और महान पुरुष में आते हैं, जो भारत में होम्योपैथी के इतिहास में काफी अपना योगदान दिया है। तो आज हम उनके 118वीं जन्म दिवस पर हम उन्हें याद करते हुए कुछ उनके बारे में जानते हैं और उनके योगदान के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1907 कोलकाता में हुआ था। वे होम्योपैथ के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे, और उनके ग्रैंडफादर प्रताप चंद्र मजूमदार साहब थे, जो भारत के होम्योपैथी के क्षेत्र में काफी विख्यात होम्योपैथ चिकित्सक थे। उन्होंने भारत में अराउंड 1870 में होम्योपैथ प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। डॉक्टर मजूमदार साहब एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे और साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने इस होम्योपैथ जगत को काफी कुछ दिया। उनके एजुकेशन के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। सो उनका स्कूलिंग जो है वो कोलकाता में हुआ था, और जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे उसके प्रिंसिपल रह चुके थे स्वामी विवेकानंद जी। एंड और उन्होंने इंटरमीडिएट जो किया था वो साइंस से किया था 1924 में सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता से। देन उन्होंने 1929 में एमबीबीएस की डिग्री पूरी किया कार्मिकल मेडिकल कॉलेज, जो कि अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के नाम से हम जानते हैं। देन उन्होंने 1932 में एमएससी इन फिजियोलॉजी किया। देन उन्होंने 1933 में एलआरसीपी लंदन से किया। देन उन्होंने 1973 में एफआरसीएस ईडनबर्ग से किया। डॉक्टर मजूमदार साहब एलोपैथ की पढ़ाई और शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बावजूद उन्होंने काफी शालीनता से अपने पारिवारिक होम्योपैथिक विरासत को अपनाया और उसे जुनून के साथ आगे बढ़ाया। जब वो 66 की उम्र में थे, तब उन्होंने डीएमएस इन होम्योपैथ में डिग्री हासिल किया।
साथ में उन्होंने एमडी इन होम्योपैथी की भी डिग्री हासिल किया वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन 1973 में। अब हम उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। डॉक्टर मजूमदार साहब 1956 टू 1966 में उन्होंने एक होम्योपैथ एडवाइजरी कमिटी ऑफ मेंबर में ज्वाइन किया और वहां पे उन्होंने काफी अपना योगदान दिया। देन उन्होंने 1963 में भारत के होम्योपैथिक अधिनियम का प्रारूप तैयार करने और उसे बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कानूनी मान्यता प्राप्त हुई हमें। देन उन्होंने 1975 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन कलकत्ता को इस्टेब्लिश्ड में उन्होंने अपना योगदान दिया। साथ में वो ऑल इंडिया होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और प्रताप हेरिंग मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल भी थे। साथ में वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके थे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी नेशनल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर मजूमदार साहब ने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी योगदान दिया और सेवा किया। डॉक्टर मजूमदार साहब इंस्पायर्ड थे डॉक्टर केंट से, डॉक्टर बोरिक से एंड स्टुअर्ट क्लोज, बॉनिंग हसन एंड बोगर से। मजूमदार साहब इनडायरेक्टली स्टूडेंट थे डॉक्टर HCLN एंड डायरेक्टली स्टूडेंट रह चुके थे डॉक्टर यूनान को। तो वो हमेशा अपने प्रैक्टिस में डॉक्टर HCLN एंड डॉक्टर यूनान को काफी ज्यादा वो फॉलो करते थे। वो भारत में कोलकाता जैसे शहर के अलावा काफी क्षेत्र के मरीजों को देखते थे और ठीक भी करते थे। इसके अलावा वो अदर कंट्री एज लाइक नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, कनाडा, रशिया, अमेरिका के मरीज को भी देखते थे और वहां विजिट करते थे। देन हम उनके जो पब्लिकेशन है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर मजूमदार ने एक्वाकॉस्मस मेडिसिन पर रिसर्च किया था। वे 1958 में होम्योपैथिक रिसर्च के सब कमेटी के सदस्य थे और होम्योपैथ के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक्वाकॉस्मस पर काफी अच्छा शोध किया था, उनके वैज्ञानिक कार्यों का एक हिस्सा है और ये होम्योपैथ के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान माना जाता है। एक्वाकॉस्मस जो रेमेडी है स्पेशली वो डार्क पैचेज, एजोस्पर्मिया, मैरिग्नेंसी जैसे लिकोडर्मा जैसे केसेस के लिए दिया जाता है। मजूमदार साहब की कुछ पब्लिकेशन है एज लाइक इंडियन होम्योपैथिक रिव्यू जो कि 1942-1978 में पब्लिश हुआ था और उनकी बुक भी पब्लिश हुई थी अपेंडिसाइटिस क्यूरेबल बाय होम्योपैथिक मेडिसिन एंड मजूमदार होम्योपैथिक फार्मेसी जो कि JN पब्लिकेशन में अभी भी उपलब्ध है। देन अब हम उनके प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने उनका प्रैक्टिस कैसा था, वो किस तरह से मरीज को देखते थे और वो केस टेकिंग कैसे करते थे। मजूमदार साहब का एक सिद्धांत था, वो हमेशा फॉलो करते थे पोटेंसी 30 एंड 200 को। वो 6th एडिशन को वो फॉलो नहीं करते थे, वो ओनली 5th एडिशन तक ही जाते थे। और उनके केस टेकिंग में ये था कि जब भी वो केस टेकिंग करते थे तो उनके पास जो भी मरीज आता था फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में कभी भी वो मेडिसिन नहीं देना पसंद करते थे, हमेशा वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे। उनका ये कहना था कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में सिम्टम्स कंप्लीटली नैरेट नहीं होता है तो हम उस टाइम पे प्लेसिबो देकर फिर वो सेकंड विजिट में पेशेंट जो आता है तो वहाँ पे कंप्लीटली सिम्टम्स नैरेट हो जाता है, देन हम वहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर मजूमदार साहब मास्टर हैनीमैन के कुछ एफरिज्म को फॉलो करके वो केस टेकिंग करते थे एज लाइक 74 एफरिज्म, 75 एफरिज्म एंड 76 एफरिज्म। सो मजूमदार साहब 74 एफरिज्म इसलिए फॉलो करते थे बिकॉज उसमें हमें बताया गया है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के बारे में
जो मरीज जो होता था, काफ़ी समय से अगर एलोपैथ ड्रग्स या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस ड्रग्स लेने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेज मौजूद होता है, जो कि हमारे वाइटल फोर्स को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ डेवलप होता है। देन उन्होंने 75 एफरिज्म के बारे में भी यहाँ पे बताया कि क्रोनिक डिजीज जब डेवलप हो जाता है, तो इसका इसका उपचार करना मुश्किल है ही नहीं, असंभव है। देन 76 में उन्होंने ये बताया है कि इस एफरिज में बताया कि गलत उपचार जो हमने 75 एफरिज में जो हमने पढ़ा कि गलत उपचार की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ वहाँ पे डेवलप हो गया था। तो अब यहाँ पे उपचार कैसे किया जाए? तो यहाँ पे उपचार सिर्फ़ होम्योपैथ मेडिसिन से ही किया जाएगा। तो इस तरह से वो अपने केस टेकिंग में हमेशा 74, 75 एंड 76 एवरेज को फॉलो किया करते थे। अब हम उनके केस डिस्कशन के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने केस किस तरह से लेते थे और किस तरह से वो केस उनका कितना रिकवर होता था, कितना उनको रिजल्ट मिलता था। सो फर्स्ट केस है हमारा एरिसिपिलस। एरिसिपिलस जो केस है, जो कि बैक्टीरियल इन स्किन इन्फेक्शन एक होता है, जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। एक टाइम था जब उनके पास एक जेंटलमैन उनके क्लिनिक में आया और वो सफ़र कर रहा था सोर ऑन हेड से, ठीक है? देन उसका जो कॉज़ था कुछ भी नहीं प्रेज़ेंट था और जब वो उनके क्लिनिक आया था वो पेशेंट, तो वहाँ पे मजूमदार साहब प्रेज़ेंट नहीं थे और उनका वहाँ पे असिस्टेंट प्रेज़ेंट था। देन उन्होंने उनका असिस्टेंट उनको कॉल किया, तो वो असिस्टेंट का कॉल रिसीव नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। तो वो असिस्टेंट उसका केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने के बाद वो असिस्टेंट ने उसे प्रिस्क्राइब किया रस्टॉक्स 30 6 डोज में एवरी 3 आवर्स में बोला लेने को। और वो असिस्टेंट ने पेशेंट को बोला कि आप शाम के टाइम पे फिर से हमारे क्लिनिक आना, जब डॉक्टर साहब आ जाएँ तो। तो वो फिर से वो पेशेंट आता है और उस समय पे मजूमदार साहब प्रेज़ेंट थे। तब जब वो आया पेशेंट, जब उसकी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जो उसकी कंडीशन थी और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो चुका था। उसका काफ़ी ज़्यादा जो फ़ोरहेड सोर था वो स्वेल हो चुका था, टेंडर हो चुका था, साथ में पेन भी था और साथ में फ़ीवर भी था। तो मजूमदार साहब जब उसका केस हिस्ट्री देखा तो उन्होंने मेडिसिन चेंज नहीं किया और सेम ही रहने दिया। फिर मरीज के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने वो मरीज का ये रिक्वेस्ट था कि मुझे कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन चाहिए, जिससे मुझे न आराम मिले। तब उन्होंने रस्टॉक्स मदर टिंक्चर में अप्लाई करने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे उन्होंने दे दिया। फिर मरीज को बोला कि आप तीसरे दिन फिर से आना। तो जब मरीज तीसरे दिन वापिस आता है, तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुका था कि उसका जो चेहरा था कंप्लीटली सूज चुका था और आँखें इतना सूज चुका था कि अच्छे से आँखें भी नहीं खुल पा रही थी और पेन बहुत ज़्यादा था, फ़ीवर था, साथ में पल्स रैपिड था। तो ये सारे सिम्पटम्स देखने के बाद डॉक्टर मजूमदार साहब ने उसे बेलाडोना 30 में दिया और उससे बोला कि नेक्स्ट डे फिर से तुम आना। और नेक्स्ट डे जब वो मरीज़ आता है तो उसका जो कंप्लेन था कंप्लीटली 70% रिकवर हो चुका था। सो बेलाडोना उन्होंने फिर से 30 ही दिया और इस बार पोटेंसी सेम, मेडिसिन सेम बट डोज़ कम कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अब दिन में 2 बार लेना है 2 दिन के लिए। सो इरिसिपिलस जो कंडीशन था ओनली सिंगल मेडिसिन से रिकवर हुआ और शॉर्ट टाइम में। देन हम सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो केस है हमारा स्ट्राइड्स का है। उनके पास एक प्लेयर आता है और कुछ जब वो मजूमदार साहब जब थे तो वहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो रहा था और उस फुटबॉल मैच में एक प्लेयर था
ड्यूरिंग मैच किसी भी कारण से उसके नी जॉइंट में चोट इंजर हो जाता है, और चोट लगने की वजह से वो गेम नहीं खेल पाता है, तो उसके सारे फ्रेंड्स उसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। देन वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो वहाँ पे उसे स्टेरॉइड्स दिया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स की हाई डोज़ होने की वजह से जहाँ पे इंजर्ड हुआ था, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, और पस फॉर्मेशन होने की वजह से वो जो पेशेंट था वो चल भी नहीं पा रहा था। तब वो मरीज़ मजूमदार साहब के पास आता है, और मजूमदार साहब जब को उनको पता चला कि एक मरीज़ आया है और वो चल भी नहीं पा रहा है, तो मजूमदार साहब खुद बाहर गए और उसे बाहर जाके उसे रोड पे ही देखा, और उसकी सारी कंडीशन देखा, उसकी सारी बातें को सुना कि उसने क्या-क्या मेडिसिन लिया और कैसे-कैसे स्टार्ट हुआ। सो मजूमदार साहब ओनली सिंगल मेडिसिन एंड सिंगल डोज एट कॉटेक्स 200 में दिया, और उस एट कॉटेक्स 200 में उसका कंप्लीटली जो सिम्टम्स था वो रिकवर हो गया। देन सेकंड देन हम थर्ड केस के बारे में देखेंगे। सो थर्ड केस है हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। रोमेटिक एक पेशेंट था जो 55 ईयर्स ओल्ड, और उनके पास वो आया, और वो काफी टाइम से रोमेटिक हार्ट डिजीज से सफर कर रहा था। बट वो काफी टाइम से एलोपैथ ट्रीटमेंट ले रहा था, और उस एलोपैथ ट्रीटमेंट में काफी टाइम से उसे एंटीबायोटिक दिया जा रहा था, और उस बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से उसका स्प्लीन इनलार्ज हो चुका था। तब मजूमदार साहब ने उसे ओनली रस्टक्स 200 सिंगल डोज दिया, और उससे उसका ये कंप्लेन रिकवर हुआ। देन हम नेक्स्ट केस के बारे में देखेंगे, मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर के बारे में एक पेशेंट था 3 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर फॉर मेनी मंथ्स। काफी टाइम से वो सफर कर रहा था, और जो उसका बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी होम्योपैथ बैकग्राउंड का था, और वो ऑलरेडी होम्योपैथ ड्रग्स मेडिसिन ले रहा था, और उससे उसका मलेरिया फीवर ठीक भी हो चुका था। बट अनहाइजेनिक फूड फिर से वो लेने की वजह से रिकरेंट मलेरिया फीवर हो गया। और उस टाइम पे जब उसका फीवर जब रिकरेंट हुआ, तो वहां पे लीवर जो था इनलार्ज हो गया, साथ में स्प्लीन भी इनलार्ज हो गया, और जो फीवर था 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो और साथ में बॉवल जो था कॉन्स्टिपेटेड हो गया, और पेशेंट जो है काफी ज्यादा एनेमिक हो गया। तो तब वो पेशेंट मजूमदार साहब के पास आया, और मजूमदार साहब को उसने सारी बात बताया, और मजूमदार साहब जब उसकी केस टेकिंग किए, तो उसको उसके सारे केस देखने के बाद उन्होंने फेरामेट 30 प्रिस्क्राइब किया, और बोला कि कंटिन्यू 3-3 घंटे पे 2 दिन तक देने के लिए। और उसके अटेंडेंट ने उसे वैसे ही दिया, बट कोई भी वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। जैसा उसका टेम्परेचर था एज इट इज वैसा ही है, उसका जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था एज इट इज वैसा ही था। और वो बच्चा जो था वो काफी शांत था उस टाइम पे। तो फिर मजूमदार साहब काफी ज्यादा सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तो उस पेशेंट का जो ये प्रॉब्लम था, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, इसको उन्होंने नजर में रखते हुए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कैलकेरिया आर्स 30। देन जब उन्होंने कैलकेरिया आर्स 30 प्रिस्क्राइब किया, तो उसका जो टेम्परेचर था वो 3 दिन में जो 106 था वहां पे 100 हो गया, यानी कि काफी ज्यादा डाउन हो गया, और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। फिर वो पेशेंट 5th डे पे आता है, तो पेशेंट का टेम्परेचर कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया था, और साथ में वो पेशेंट जो उस टाइम पे काफी शांत था, तो वो बच्चा अब इस टाइम पे चीयरफुल एंड हैप्पी मोड में था। साथ में जो इसका इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रहा था। ओनली वन सिंगल मेडिसिन कैलकेरिया आर्स 30। तो हम नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे, फीवर।
एक young man aged 25 years old suffering from fever for some times उनके पास आता है, और उसका जो फीवर था वो जनरली ठंड के साथ आता था, ठीक है? और जो वो पेशेंट था काफ़ी ज़्यादा एनेमिक था और साथ में डिप्रेस्ड भी था, और वो लंबे समय से क्विनीन का डोज़ ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था, बट उससे कोई भी उसे सुधार, उसके किसी भी चीज़ों में उसका कोई भी सुधार, कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। अब उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, और तब वो मजूमदार साहब के पास आता है और वो अपना सिम्पटम इस तरह से बताता है। उसका जो फ़ीवर था रेगुलरली 4 में एवरी डे आता था, और वो कंटिन्यू फ़ीवर 7 टू 8 आवर्स तक रहता था। जब फ़ीवर उसका उतरता था, तो काफ़ी पसीने के साथ उतरता था। देन डॉक्टर मजूमदार साहब उन्होंने मेडिसिन दिया सिट्रॉन 6 2 दिन के लिए, और बोला कि दिन में 2 बार लेने के लिए। देन उसे बोला कि आप तीसरे दिन फिर से रिपोर्ट करना कि कैसा था। जब वो पेशेंट तीसरे दिन आता है, तो वो काफ़ी खुश था, क्योंकि उसका जो फ़ीवर था वो जो 7 टू 8 आवर्स का ड्यूरेशन था, वो घटकर 2 आवर्स हो गया था। देन मजूमदार साहब सेम मेडिसिन को उन्होंने रिपीट किया, और 2 डोज़ में उसे दे दिया। देन उसे फिर से थर्ड विज़िट में बुलाया। जब वो थर्ड विज़िट में पेशेंट आता है, तो ही वाज़ कंप्लीटली क्यूर्ड। देन हम नेक्स्ट एक और केस के बारे में देखते हैं, जो कि डायबिटीज मेलाइटस। एक मरीज था, उनके पास आया, और जो मरीज जहाँ से आ रहा था, वो फैमिली जो था उसका एलोपैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, और वो काफी सारे एलोपैथ ड्रग्स ऑलरेडी ले चुका था, बट उससे उसका किसी भी तरीके से कहीं पे भी सुधार नहीं देख इफेक्ट देखने को नहीं मिला। उस मरीज का एज जो था तकरीबन 60 इयर्स ओल्ड, और वो डायबिटीज से सफर कर रहा था, और उसकी जो कंडीशन थी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिस कारण से वो काफी डिप्रेस्ड था, और उसने एलोपैथ के हर वो ट्रीटमेंट ले चुका था, पर उसे कहीं पे भी सुधार देखने को नहीं मिला, और वो काफी ज्यादा निराश हो चुका था। तब वो मजूमदार साहब के उसने कांटेक्ट किया, और वो और उन्होंने उसने अपने मजूमदार साहब को अपने घर पे बुलाया। वो जो 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट जो था, वो रिटायर हो चुका था, और जब वो यंग एज में था, तो काफी ज्यादा वो सेडेंटरी लाइफ लीड कर आरामदायक जीवन व्यतीत करता था, और उसके सिम्टम्स जो था कुछ इस तरह से था। जब वो यूरिन पास करता था, तो काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में था, साथ में पेल स्ट्रॉ कलर्ड का होता था। यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी था बहुत ज्यादा था, और उसकी जो नाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो और भी ज्यादा हो जाता था। तो उन्होंने उसके यूरिन का एग्जामिनेशन करवाया मजूमदार साहब ने। देन उन्होंने जब एग्जामिनेशन करवाया, तो एग्जामिनेशन करवाने के बाद यूरिन में उन्होंने देखा कि शुगर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। साथ में जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1032 हो चुका है। देन उसका जो एपेटाइट था वो बहुत ज्यादा था। मतलब अगर जो पेशेंट था, जो उसका एपेटाइट इतना ज़्यादा था कि अगर वो इवनिंग में नाइट में डिनर लिया है 8 पे, तो उसे 10 पे फिर से चाहिए। और सेम क्वांटिटी में अगर 8 पे उसने 4 चपाती लिया है, तो 10 पे भी उसे सेम क्वांटिटी में खाना चाहिए। और उसका साथ में थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग में मजूमदार साहब ने उसे नक्स भूमिका 30 दिया, दिन में 2 बार, 3 दिन के लिए लेने के लिए बोला। बट इससे उसे कहीं भी कोई भी आराम नहीं मिला। मरीज कहीं भी उसे आराम नहीं मिला, तो फिर से वो निराश होकर इनके पास आया और बोला कि जैसा जो था मेरा प्रॉब्लम, मैं बहुत हताश होकर आपके पास आया था, पर फिर भी आज वही कंडीशन है। तो फिर से मजूमदार साहब ने उसका केस टेकिंग किया,
और केस टेकिंग करने के बाद आर्सेनिक 34 डेज के लिए दिन में 2 बार लेने को बोला। अब इस आर्सेनिक मेडिसिन से उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करने लगा पेशेंट। जो उसका एपेटाइट था, वो ग्रेजुअली नॉर्मल हो गया। यूरिन का जो क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी था, वो भी धीरे-धीरे वो नॉर्मल हो गया। देन वो फिर से वो आया वो पेशेंट सेकंड विज़िट में। तो वो उन्होंने मजुमदार साहब को बताया कि ये मेरे न जो प्रॉब्लम थे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला, जो मेरा एपेटाइट था पहले से काफ़ी अच्छा है। जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी था, वो भी पहले से बहुत नॉर्मल है। तब उन्होंने प्लेसिबो 2 दिन के लिए दिया, वहाँ पे फिर से वो उन्होंने मेडिसिन रिपीट नहीं किया और प्लेसिबो 2 डेज़ के लिए देकर बोला कि अब आप जाओ, अब आप ठीक हो। देन उन्होंने वो जो पेशेंट था, उनको 6 मंथ के बाद फिर से उन्हें कॉन्टैक्ट किया और वो बहुत खुश होकर बोला कि डॉक्टर साहब जो आपने मुझे दवा दिया था, उसके बाद से मैंने अपने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया और जो मेरी परेशानी थी, दोबारा वो परेशानी नहीं हुआ। सो उन्होंने मास्टर अपने मजुमदार साहब आर्सेनिक 30 से उन्होंने अपना डायबिटीज़ का केस को रिकवर किया। देन हम नेक्स्ट केस के बारे में स्टडी करेंगे, साइटिका, जो कि क्योर उन्होंने किया था काली आयोड से। एक दिन उनके पास एक पेशेंट आता है, जो कि साइटिका के सीवियर पेन से वो सफ़र कर रहा था और वो एक कंपनी में जॉब करता था। तो मजुमदार साहब ने उसकी केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद उन्होंने स्पाइजेलिया 30 दिया उसे। स्पाइजेलिया 30 देने के बाद वो पेशेंट इस दवा को लिया और उसे काफ़ी आराम भी मिला। पर आफ्टर सम टाइम ही उसका जो पेन था वो वापस रिटर्न हो गया। मतलब उसका जो पेन था वापस हो गया और इस बार जो पेन था वो हिप जॉइंट से रेडिएट हो रहा था थाई में, थाई से रेडिएट हो रहा था लेग में और काफ़ी ज़्यादा सीवियर था। तब मजुमदार साहब सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ? मैंने तो स्पाइसजेलिया ऑलरेडी दे रखा हूँ, अब ये फ़ेल हो चुका है। तो फिर उस कुछ टाइम के लिए उन्होंने सोचा और फिर सोचकर उसे प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो देने के बाद बोला कि आपको नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट करना कि कैसा रहता है। देन वो पेशेंट चला गया। फिर वो कल फिर से वो पेशेंट आया। तब तक मजुमदार साहब ने उसके केस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसका रिपोर्टाइज़ किया और रिपोर्टाइज़ करने के बाद उस पेशेंट के लिए मेडिसिन निकला काली आयोड और उन्होंने इस केस के लिए उन्होंने सिर्फ़ ओनली काली आयोड मेडिसिन दिया और इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला और वो 1 वीक में वो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो गया। तो ये था हमारे डॉक्टर मजूमदार साहब के कुछ प्रैक्टिस एंड क्लिनिक एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। डॉक्टर मजूमदार साहब जो थे जो काफ़ी अच्छे फिज़िशियन थे और काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए अपना आर्टिकल्स, बुक्स पब्लिश किया और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया एंड और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस किए हैं जो कि बंगला में था जो मैं नहीं कर पाई और डॉक्टर मजूमदार साहब जो थे अपने लास्ट डेट तक उन्होंने काम किया इस होम्योपैथ जगत के लिए काफ़ी कुछ योगदान दिया और उन्होंने आखिरी सांस लिया 29 नवंबर 1978 को और उनकी डेथ हुई सीवियर हार्ट अटैक से। सो ये था डॉक्टर मजूमदार साहब के बारे में कुछ अ, उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी लाइफ के बारे में। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर प्रतिभा, आपका अच्छा एफर्ट और अच्छा सेशन था डॉक्टर पीएन मजूमदार के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। और यस मैम। और मैं धन्यवाद आपको देना चाहूंगी कि आपने आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एक अच्छा और नए तरीके का सेशन आज प्रेजेंट किया। इस तरह से हमारे पास कई होम्योपैथी के स्टेलवॉट्स हैं, यस अ, मैम। जो डॉक्टर हैनमन के बाद जिन्होंने होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े होम्योपैथ्स हुए जिन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। उसमें से डॉक्टर पी एन ये डॉक्टर जे एन मजूमदार वाज यस वन मैम। ऑफ देम। तो इस तरह से हमें इन होम्योपैथ्स की लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना हार्ड वर्क करना है, किस तरह से हमें अपनी होम्योपैथी की तरफ डेडिकेशन दिखाना है, और किस तरह से हमें उनसे उनकी बातों से उनकी जीवन से हमें सीखना है कि किस तरह से हम उनकी कुछ जो आदतें हैं या जो उनके कुछ गुण हैं वो हमारे अंदर भी आए और हम भी उसी रास्ते पे चलें और होम्योपैथी को आगे लेके जाएं। यस मैम। हाँ जी। सो तो काफी बढ़िया सेशन था, आपने काफी केसेस भी दिखाए इसमें उनके द्वारा ट्रीट करे हुए, जो उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक है। ऑब्वियसली इन जो स्टेलवॉट्स हैं उनकी यही खासियत होती है कि सिंगल मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और अ, जो बोलते हैं ना हिटिंग प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं, जिसके बाद चाहे एग्रवेशंस भी हों लेकिन वो अपने रास्ते पे अडिग रहते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रहना है, चाहे हमारे को मेडिसिन के बाद एग्रवेशन हो रहा है या यस मैम। फिर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ रही है, तो हमारे अंदर वो साहस और वो होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उसके रिजल्ट को या जो भी हमारे अंदर वो प्रेजेंट कर रही है मेडिसिन, हमें उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर ताकत हो, चाहे हमें उसका एग्रोवेशन मिले या कई बार पेशेंट ठीक भी नहीं होता है, तब भी हमें अपनी मेडिसिन के ऊपर भरोसा रखना है और डिपेंडिंग अपॉन द केस हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस आप मैम। हाँ, आप और कुछ और कुछ केस या कुछ और प्रेजेंट करना चाहती हैं, क्योंकि अभी आधे घंटे में ये सेशन यस मैम, खत्म हो गया है, सॉरी अभी बट हमारे पास ये आधा घंटा बचा है। हाँ जी मैम, बट ये डॉक्टर जे.एन. मजूमदार हेलो। साहब के बारे में। हेलो, इट्स ऑडिबल मैम। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर हाँ जे.एन. जी बिल्कुल। मजूमदार साहब के बारे में जितना मैं कलेक्ट कर सकती थी मैंने किया। और कुछ उनकी जो हम्म। आर्टिकल्स थी वो बंगला में था, जो कि आई कांट अंडरस्टैंड। हम्म। हाँ जी। एंड हाँ। अब हमारे पास आधे घंटे का टाइम बचा है। मैं यहाँ पे आ, अभी फिलहाल मैं, आप अगर कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकती हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर हेनमैन के बारे में बता सकती हूँ। आ, या श्योर। मैं आजकल क्योंकि हाँ आजकल मैं प्रतिभा एक्चुअली मैडम, आप डॉक्टर हेनमैन स्क्रीन आप की। स्टॉप कर हेलो। लीजिए। प्रतिभा मैडम, इस स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लीजिए। ओके ओके। हाँ, डॉक्टर मैडम, आप कंटिन्यू करिए। आप बोल रहे हाँ थे जी नहीं हाँ सर जी के बारे में, हाँ बोलिए। जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसा कि मैं बता रही थी, अभी मैं फिलहाल आज की डेट में डॉक्टर हेनमैन के बारे में पढ़ रही हूँ। और मैं जो उनकी बुक है लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हेनेमन, उसके ऊपर मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं जिस तरह से बता रही थी कि जो होम्योपैथी की जो एक अंदर से जो हमारे अंदर एक वो लगन होनी चाहिए, वो हमें होम्योपैथी के जो ये स्टेलवॉर्ड्स हैं या जो होम्योपैथी के मास्टर्स हैं, और डॉक्टर हेनेमन वाज आवर अल्टीमेट मास्टर। डॉक्टर हेनेमन जो हमारे मेन गुरु थे जिन्होंने होम्योपैथी को इस दुनिया में लाने का, जिनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो मैं यही कह रही थी कि उनके जो गुण हैं वो गुण क्या हैं जो हमें एज अ होम्योपैथ हमारे अंदर भी होने चाहिए। और ऑब्वियसली 100% तो हम नहीं बन सकते उनके जैसे। डॉक्टर हेनमैन भगवान की एक बहुत अमूल्य दिन थे और उनके जैसा और कोई हो भी नहीं सकता है। और जिस लेवल के वो डॉक्टर थे, जिस लेवल के वो नॉलेजेबल पर्सन थे, जो विजडम जो नॉलेज उसके अंदर थी, उस
उसके लिए उसका हम 1% भी नहीं है, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। हम छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं जो हमें अपनी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं डॉक्टर हेनेमैन की लाइफ के बारे में, उनकी जो बुक है लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हेनेमैन, उसके ऊपर मैं आजकल मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो जो चीज उनके अंदर थी, उनके अंदर नॉलेज की बहुत बड़ी, कहते हैं, भूख थी। वो बचपन से ही इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड थे कि जबकि उनके पास कोई मीन्स नहीं थे। वो एक बहुत ही मतलब उनके जो फादर थे वो पोर्सलिन फैक्ट्री में काम करते थे। पोर्सलिन, तब जर्मनी में उस टाइम पोर्सलिन नया नया वहाँ पे बनना, उसकी फैक्ट्रीज डलनी शुरू हुई थी, वहाँ पे वो काम करते थे। और डॉक्टर हैनेमैन के काफी सारे भाई बहन थे, 6-7 भाई बहन थे। और उस टाइम में मतलब पढ़ाई को सपोर्ट करना उनके फादर के लिए एक बहुत ही चैलेंज वाली बात थी। लेकिन डॉक्टर हैनेमैन क्योंकि इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड थे और उनको नॉलेज का बहुत, जिसे कहते हैं ना, अंदर से भूख थी, तो वो अपनी लाइफ में बचपन से ही वो अपने आप ही अपने आप वो थर्स्ट रखते थे, अपने आप वो लेके बुक्स पढ़ते थे। किसी की जरूरत नहीं होती थी उनको कहने के लिए कि आप ये पढ़ लीजिए या आप ये पढ़िए। जैसे हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि आप पढ़ लो, उनके अंदर ये अंदर से एक भूख थी। तो जब तक हमें वो भूख, वो थर्स्ट नहीं होती है नॉलेज की, हम उस चीज को उतनी शिद्दत से या उतनी क्या कहते हैं, एक अंदर पैशन होना चाहिए हमारे अंदर उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तभी हम उस चीज की गहराई तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर हैनेमैन के अंदर वो पैशन था पढ़ने के लिए। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग कि उनके फादर उनको सपोर्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, ये बुक में मेंशन्ड है कि उनको पढ़ने का इतना शौक था, लेकिन उनके फादर ये चाहते थे कि इसको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसा जॉब सिखा दूं या कुछ ऐसा कुछ स्किल सिखा दूं जिससे वो अपनी कमाई भी कर पाए, कमाई अपनी जीविका चला पाए। क्योंकि उनके पास पढ़ाई को आगे ज्यादा हायर स्टडीज पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे फादर के पास। तो डॉक्टर हेनमैन क्या करते थे, वो अपने ही घर में एक कोने उनका घर काफी कमरों का था वैसे, क्योंकि इंसेस्ट्रल होम था। और उनका होम मेइसिन जर्मनी में था। यहाँ पे अगर बहुत लोगों को पता होगा, डॉक्टर हेनमैन मेइसिन नाम का एक शहर था जर्मनी में जहाँ वो पैदा हुए थे। और उनके फादर पोर्सलिन फैक्ट्री में काम करते थे और काफी सारे उनके भाई बहन थे। तो डॉक्टर हेनमैन एक कोने में अपने घर का, कोई रात को क्या होता था, रात को जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात को किसी घर का एक कोई कोना ढूंढ लेते थे और उन्होंने एक मिट्टी का दिया बना रखा था अपने आप। मिट्टी का दिया जिसमें कम रोशनी होती है, क्योंकि जो बाकी लाइट होती है वो तेज रोशनी होती थी। तो अगर वो तेज रोशनी में पड़ते तो जो लोग सब सो रहे होते थे उनको रोशनी मिलती और सबको पता चल जाता है ये क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है, या उसके उनके फादर को पता चल जाता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाया और वो छोटे से दिए को लेके किसी घर के कोने में छुप जाते थे रात को, और वहां पे अपनी बुक्स को लेके सारी रात पढ़ते रहते थे। तो ये एक थर्स्ट फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज इन स्पाइट ऑफ द चैलेंज, कि मुझे मुझे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। ये उनके अंदर भूख थी, एक अंदर नॉलेज के लिए थर्स्ट थी। तो वो रात को पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे जब लोग सो रहे होते थे। और इसी थर्स्ट और इसी क्वेस्ट ऑफ नॉलेज वो उनके स्कूल टाइम में, जब वो स्कूल जाते थे, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में, वहां दिखाई देती थी। और टीचर्स उनको बहुत पसंद करते थे कि डॉक्टर हैनेमैन वाज अ वेरी वेरी शार्प एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। और वो उस टाइम पे बुक्स जो पढ़ते थे, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, स्पेशली लैंग्वेजेस की बुक पढ़ते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस, स्पेशली ग्रीक, लैटिन, हेब्रू, जो उस टाइम की लैंग्वेजेस थी उसको वो स्टडी करते थे और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते थे, जो आसपास के बच्चे हैं जिनको ग्रीक नहीं आती थी, जिनको लैटिन नहीं आती थी। और उनकी जो बुक्स हैं उनको वो स्टडी करते थे और उनको वो लैंग्वेजेस भी पढ़ाते थे और उन बुक्स को ट्रांसलेट करके भी समझाते थे। और उन्हीं बुक्स में जो ऑथर्स ने जो भी कंटेंट लिखा होता था, जो भी चीजें उसमें लिखी होती थी, वो उसको एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो होता है
कि हाँ इस आदमी ने ये लिखा है, इसने ये ऑब्जर्वेशन की है, ये लिखा है, वो उसको एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे और वो पॉइंट आउट कर देते थे कि ये गलत भी लिखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, वो क्वेश्चन करते थे उस टाइम। तो ये एक चीज कि क्वेश्चनिंग द बिलीफ, जो प्रेवलेंट बिलीफ या जो किसी आदमी ने कुछ कह दिया या बुक में भी लिख दिया, हम उसको क्वेश्चन कर सकें। क्यों? क्योंकि हम अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, हम अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं कि हाँ नहीं ये गलत भी हो सकता है। ये खूबी एक तरीके से हम देखा जाए तो ये कहेंगे कि ये तो रेबेलियन या कोई ये एक तरीके का नेगेटिव ट्रेट है, लेकिन ये नेगेटिव ट्रेट नहीं होता। ये एक तरीके की, ये हमें दिखाता है कि उस आदमी का जो दिमाग है वो सिर्फ कन्वेंशनल रास्ते पे चलने के लिए नहीं बना है, डिफरेंट रास्ते पे चलने के लिए बना है। वो कुछ नया कर सकता है, क्योंकि जो इन्वेंशन होता है, जो डिस्कवरी होती है किसी नई चीज की, वो तभी आती है जब हम जो कन्वेंशनल है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, हम उस सोच से हटकर सोच पाते हैं। जो ऑलरेडी किताबों में लिखा गया है, ऑलरेडी के बारे में मेंशन्ड है, किसी ने लिख दिया है, लेकिन हम उस सोच से अलग सोच पा रहे हैं, उसको क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नहीं ये गलत भी हो सकता है, या हाँ ये गलत नहीं है, हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो ये ट्रेड भी हर किसी में नहीं होती है। तो ये ट्रेड जो क्वेश्चन करने की है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल रूटीन थिंकिंग से एक्स्ट्रा सोचना, वो खूबी भी डॉक्टर हैनेमैन के अंदर थी। और ये खूबी की वजह से वो अपने जो टीचर्स हैं उनमें बहुत फेवरेट होते थे। और टीचर्स उनको, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे उनके फादर के पास पढ़ाने के लिए, तो तब भी उनके टीचर्स उनको मुफ्त में लेक्चर्स दे दिया करते थे, उनको फ्री, उनकी फीस माफ कर देते थे कि नहीं इस बच्चे को इतना शौक है पढ़ने का, इसको इतना इंटरेस्ट है और ये किस तरह की बातें जो करता है, तो वो उनको फ्री में उनकी फीस माफ कर देते थे। तो इस तरह से डॉक्टर हैनेमैन की पढ़ाई हुई, बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल थर्स्ट थी। तो भगवान ने एक तरह से उनके लिए अलग सारे रास्ते खोल दिए थे कि उनकी फीस भी माफ करवा दी उनके टीचर से। उनको आ, ये ललक थी कि अंधेरे में भी वो रात को पढ़ लेते थे। तो ये ललक हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हमें नॉलेज की थर्स्ट होनी चाहिए। हमें यहाँ नहीं रुक जाना कि नहीं हमने बीएचएमएस में पढ़ाई कर ली, हमने मटेरिया मेडिका पढ़ लिया, हमने रिपर्टरी पढ़ ली, तो हम वहां रुक गए। वो बीएचएमएस और जो वो रिपर्टरी में जो हम पढ़ते हैं, वो एक बेसिक हमारी जिसे कहते हैं ना रूटीन स्टडी होती है। असली स्टडी हमारी शुरू होती है प्रैक्टिस के बाद। जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हम प्रैक्टिकली उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं, और फिर उसके साथ साथ भी हम अपने बुक्स के साथ बुक्स को रेफर करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे जो एक बेसिक स्टडी है उससे ऊपर उठ के अलग अलग डीपर स्टडी में जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर हैनेमैन के बारे में, हम मटीरिया मेडिका बहुत पढ़ते हैं, हम रिपर्टरी बहुत पढ़ते हैं, हम ऑर्गन को इतना नहीं पढ़ते हैं। या हम डॉक्टर हैनेमैन के बारे में कितना जानते हैं, ये जो चीज है ये भी हमारे करिकुलम में निहित होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कोर्स का करिकुलम ऐसा होता है, कई बार हम उस चीज को, हर चीज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ होम्योपैथ, एज अ डॉक्टर और एज अ होम्योपैथ, हमारे अंदर ये थर्स्ट होनी चाहिए कि हमें नया, हमें जानना है, हमें डॉक्टर हैनेमैन के बारे में जानना है, उन्होंने ऑर्गेनन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और उसको कैसे हमें अप्लाई करना है मटीरिया मेडिका में। मटीरिया मेडिका में जो सिम्टम्स लिखे हैं वो किस तरह से लिखे गए हैं, और वो एक्चुअल उसमें क्या, प्रैक्टिकल उसमें क्या यूजफुलनेस दे रहे हैं। और हमें अपना एक्सपेरिमेंटेशन जिसे कहते हैं ना, अब मैंने जैसे बताया डॉक्टर हैनेमैन क्वेश्चन करते थे अपना, हमें मेडिसिन को दे के, चाहे वो एग्रोवेट कर रही है, आप एक्यूट केसेस को भी आप मेडिसिन दीजिए, डिफिकल्ट केसेस आप लीजिए, आप उसमें भी मेडिसिन दीजिए। पोटेंसीज के साथ आप देखिए कि लोअर पोटेंसी में क्या एक्शन हो रहा है, हायर पोटेंसी, क्योंकि वो हमारा एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है। डॉक्टर हैनेमैन ने जो भी लिखा है ऑर्गेनन में या कहीं पे भी, वो सारा अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। ही वॉज अ वेरी ग्रेट ऑब्जर्वर, वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्होंने होम्योपैथी को फाइंड किया। क्योंकि जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एलोपैथी जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस और को नहीं ठीक कर पा रही है, या वो कुछ डिजीजेस को एनिलेट नहीं कर पा रही है जो मतलब आदमी जिससे त्रस्त हैं। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस उन्होंने किया है, वो किस तरह से उन्होंने ढूंढा, किस तरह से उन्होंने ये जाना कि बीमारियों का असली मूल कारण क्या है।
वो क्योंकि एलोपैथी से की सिस्टम से वो डिससैटिस्फाइड थे। वो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो बीमारियाँ ठीक ही नहीं हो रही हैं, वो लिंगर ऑन करती रहती थी। हम दवाई एलोपैथ दवाई दे रहे हैं पर वो बीमारी जा नहीं रही है। वो कहीं न कहीं लिंगर ऑन कर रही है या एग्रवेट हो रही है या कोई और नया डिज़ीज़ आ रहा है मेडिसिन की वज़ह से भी या वो डिज़ीज़ का क्योंकि कोर्स बढ़ता जा रहा है उसकी वज़ह से, तो वो बीमारी एक्चुअली ठीक नहीं हो रही है, वो एग्रवेट होती जा रही है और वो वहीं पे अटकी हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसी डिससैटिस्फैक्शन की वज़ह से उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी थ्रू ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेडिसिन्स खुद अप्रूव करनी शुरू करी। सिंकोना बार्क का उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, फिर और प्रूवर्स उनके साथ जुड़ते गए। तो हमें अपना एक्सपेरिमेंटेशन करना ज़रूरी है कि कौन-सी दवाई क्या एक्शन कर रही है, मदर टिंचर क्या एक्शन कर रहा है, क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। ये भी हमारे अंदर होना चाहिए क्योंकि मदर टिंचर्स का भी कई बार साइड इफेक्ट आता है। तो हमें अपनी पोटेंसीज़ के साथ जिसे कहते हैं ना खेलना चाहिए कि हम कौन-सी पोटेंसी दे रहे हैं, लो पोटेंसी भी दे रहे हैं तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, हाई पोटेंसी दे रहे हैं, उससे हमारा एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता है हर केस में। और जैसे कि मैंने बताया कि उनसे हमें ये सीखना है, हमें नॉलेज की ललक को खत्म नहीं करना है, हमें हर हर रोज़ नया कुछ सीखना है। बार-बार हमें रेमेडीज़ पढ़नी है, हमें कुछ नया मिलता है, नई बुक्स हमें पढ़नी है। ऑर्गेनन भी हमें पढ़नी है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है, उसको कैसे अप्लाई करना है। रिपर्टरी के अलग-अलग पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। क्या रेयर मेडिसिन्स हो सकती हैं। पढ़ाई को हमने ये सोच के बंद नहीं कर देना है कि बीएचएमएस हमने पढ़ ली या हमने एमडी कर ली, उसके बाद हमारी पढ़ाई बंद है। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए, चाहे मेडिकल रिलेटेड, चाहे होम्योपैथी रिलेटेड बिकॉज़ वो ऐड ऑन करता है हमारे नॉलेज को। और आज की डेट में जब जहाँ पे इतना डिजिटल एज है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन जो असली सोर्स बुक्स हैं वो हमें इंटरनेट पे मिल जाती है। ये जो मैं बुक जिसका मैं नाम मेंशन कर रही हूँ, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, ये मैं ओरिजिनल बुक पढ़ रही हूँ। ये इंटरनेट पे आपको इंटरनेट आर्चीव्स में मिल जाएगी, ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बुक जो ओरिजिनल है उसकी ट्रांसलेशंस आपको मिल जाएँगी वैसे, लेकिन जो ओरिजिनल बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बुक है। उसमें डॉक्टर हैनीमैन की जीवन के बारे में हमें अ, देखने को वो किस तरह से उन्होंने करी और उनके जो मैंने जो बताया जो नॉलेज की थर्स्ट और विज़डम की थर्स्ट थी, वो जो उनके अंदर थी और क्वेश्चनिंग द बिलीफ्स कुछ नया सोचने की, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए और हमें इसी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आई गेस डॉक्टर साहनी सर भी आ गए हैं यहाँ पे। सर से मैं अनुरोध करूँगी अभी हमारे पास टाइम है। एक्चुअली हमारा सेशन आज जल्दी कवर हो गया था इसलिए मैं बोल रही थी। साहनी सर? बहुत अच्छा बता रही थी। हाँ जी सर। आज डॉक्टर जैन मजुमदार जी। का जो बर्थ एनिवर्सरी ये है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर प्रतिभा जी ने भी इस पर अच्छा अपना जिक्र किया है। और आपका जो फीडबैक था, आपने जो कहा है कि जो ये मैं सुन रहा था थोड़ा देरी से, हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह का चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं और एक्सपर्ट्स को बुलाने का पीछे में हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उनके लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड मैटर को लेकर के आगे चलें। और इसलिए मैंने समय समय पर कोशिश किया हूँ कि इस तरह के मिले और उसको लाया जाए, और स्पीकर्स को भी हम लोग उसी हिसाब से चयन करके लाते हैं। प्रतिभा जी ने अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन जैन मजुमदार के विषय में आप लोग कितना जानते हैं, मैं उस पर बताना चाहूँगा। क्योंकि जैन मजुमदार एक बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर थे और इनका जो है कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिशनर जो कि कलकत्ता के लीडिंग प्रैक्टिशनर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे। और प्रताप चंद्र मजुमदार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके जी सबसे सर। बड़े थे, है ना। और इनका ये पायनियर एक्सपीडिशंस में इसको कहा जाता है। इसका रिच एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है। और 20th सेंचुरी के समय में एक ये जो है 20th इस शताब्दी का एक महान प्रैक्टिशनर्स के रूप में इनको मैंने तो इनको देखा नहीं हूँ, मैं तो इनको देखा नहीं हूँ, लेकिन इनके विषय में
जो हमें इंफॉर्मेशन है, ये काफ़ी पॉलिटिशियन थे पहले। और जैसे होता है ना कि इनके पिताजी भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, तो ये जल्दी उसमें झुकाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में चल कर के ये कन्वर्ट, इन्होंने ये एलोपैथिक प्रैक्टिस में गए थे, और वहाँ पर एक फिर बाद में इन्होंने कन्वर्ट होकर के प्रताप चंद्र पीसी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था। लेकिन हमको लगता है कि ये पीसी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मधुपुर में बिहार में था, लेकिन ये शायद बहुत दिनों तक चला नहीं, और आज हम लोग इसका अस्तित्व नहीं देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसी कॉलेज का नाम बदल करके एक वहीं पर है, चल रहा है। और इनका जो होम्योपैथी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो था एलोपैथी का था, और एलोपैथी का था, तो इन्होंने सेंट्रल काउंसिल का जो सिलेबस है उसको कंट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा मदद किया था। और एनआईएच एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का जो है 1975 में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर आपने सुना होगा कि हम लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लेकिन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पहले देश में 2-3 एसोसिएशन थे, AIHP, और एक था एशियन होम्योपैथिक, ये करके था। तो इसको बाद में चल करके इसको मर्ज करके होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बना। लेकिन ये प्रॉबेबली बहुत ही अपने टाइम के, इनका जो इंटरेस्ट था पहले बचपन का, स्कूल डेज का, कॉलेज डेज का, ये जो है तो इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इस एसोसिएशन के एक लीडिंग रोल में इन्होंने ये रहे थे, और इनका प्रैक्टिस हुआ। इनका जो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि ये डॉक्टर केंट, बोरिक और स्टुअर्ट क्लोज से काफी, और जो लोग भी स्टुअर्ट क्लोज से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि स्टुअर्ट क्लोज को कहा जाता है कि साइंटिस्ट होम्योपैथ थे। साइंटिस्ट होम्योपैथ थे माने साइंटिफिक, और सारे प्रिंसिपल को स्टुअर्ट क्लोज का आपने ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका एक फिलोसफी है, छोटी सी पुस्तक है, शायद जीनियस ऑफ होम्योपैथी ऐसा कुछ नाम है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है। लेकिन उस स्टुअर्ट क्लोज ऑफ होम्योपैथी में आप देखेंगे होम्योपैथिक फिलोसफी को इन्होंने साइंटिफिक रूल ये देने का कोशिश किया। और इनके पास में जो पेशेंट आया करते थे, पूरे बंगाल से ही नहीं, लेकिन पेशेंट फ्रॉम अब्रोड, नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, और बहुत सब जगह अमेरिका, कनाडा और रसिया से आए। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिशियंस और सभी के रूप में एक रिसर्च फाउंडेशंस और लेकर के ये काफी कभी महत्वपूर्ण हुए थे। ये एक्सपेरिमेंटर भी माने जाते हैं, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है एक्वा कॉस्मस। आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक्वा कॉस्मस के विषय में सुना है? एक्वा कॉस्मस, एक्वा कॉस्मस को जनरली हम लोग कहते, एक्वा का मतलब होता है पानी या विस्तार, और कॉस्मस होता है कि एक बाहर से। तो इस पर इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्क किया है, और एक इनका नया प्रूविंग के रूप में कंट्रीब्यूशन है। तो एक रिसर्चर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रोमोटर के रूप में इनको हम लोग देख सकते हैं। तो मैं इनका लाइफ से हम लोगों को ये संदेश मिलता है कि हम लोगों को किस प्रकार अपने साइंटिफिक एक्टिविटीज में, प्रैक्टिस तो हम लोग सभी को ही करते हैं, और प्रैक्टिस करना हम लोगों का मूल आधार भी है। तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ में अगर हम लोग प्रैक्टिस को उसके होम्योपैथी से कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे नहीं, तो ये थोड़ा सा अजूबा लगता है। तो खाली हम लेने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर होम्योपैथी का कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं।
तो दोनों रोल हम लोग के साथ में होना चाहिए। हम लोग को लेना देना दोनों चलता रहता है, और इसको लेकर के हम लोगों को निश्चित रूप से सभी का प्रयास करना चाहिए। जो प्रैक्टिशनर्स केवल होम्योपैथी से कमाने की बात सोचता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग केवल इसे और लगे रहते हैं कि हमको इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो इसके साथ में इन्वॉल्व किया और वो काफी राइज भी किए, काफी पॉपुलर भी हो गए अपने अपने क्षेत्र में, और काफी ये हुआ। तो ये लेना देना एक अच्छा रिलेशंस है जो कि हमको डॉक्टर मजुमदार जी के लाइफ हिस्ट्री से हम लोगों को अच्छा पता चलता है। तो साथियों, आज हम लोग ने जो सीखा है, डॉक्टर मजुमदार जी से प्रेरणा लें और इनके लाइफ को अपने अंदर में देखने का कोशिश करें, पहचानने का कोशिश करें, जिससे कि हम लोग होम्योपैथी का और भी हो। क्योंकि इसी के साथ में है, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, है ना, ये लेबल आप में लगा है। लाइफ लॉन्ग लर्नर का मतलब ये होता है कि और मेडिकल एजुकेशन का भी फिलॉसफी क्या है, मेडिकल एजुकेशन को कहा जाता है कि ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो जीवन पर्यंत अध्ययन करते रहते हैं। और जो डॉक्टर, मुझे भी लगता है, जब मैं बचपन में पढ़ता था स्कूल कॉलेजेस में, उस समय में जो नक्सफहमी का पढ़ा और उसके बाद में जब पढ़ा और बाद में पढ़ा, तो हमेशा एक नयापन मुझे देखने को मिलता है। और ये रेमेडी का, हर एक मेडिसिन का, सिस्टम का इवोल्यूशन, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में अगर आप नहीं जुड़िएगा तो आउटडेटेड हो जाइएगा, है ना। आउटडेटेड होने से फिर आप जो लकीर के फकीर के रूप में होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग अपने पुराने मत को लेकर के चलते हैं। माजमा, है ना, माजमा ठीक है, लेकिन माजमा का मॉडर्न साइंटिफिक फिनोमेना क्या है, उसको भी हमको समझना होगा। क्योंकि आज माजमा को सभी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माजमा को स्वीकार करने के पीछे में हमको उसका साइंटिफिक वैलिडिटी चाहिए, उसको चाहिए कि हम लोग समाज के साथ में उसका वैज्ञानिकता का भी आधार होना चाहिए। तो वैज्ञानिकता में अगर नहीं होगा तो होम्योपैथी का टिकाऊपन नहीं होगा, काफी दिनों तक होम्योपैथी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ में, वैज्ञानिक रूप के साथ में होम्योपैथी को बताने का, पढ़ने का कोशिश करते रहना चाहिए। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये लगता है कि आज के सेशन में हम लोगों ने इसके माध्यम से जो देखने का कोशिश किया है, और नेहा कक्कर जी और प्रतिभा जी ने भी काफी अच्छा से, बहुत देरी से चर्चा इस पर कर रहे थे, तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आज कल हम लोगों का टीम एक अच्छा काम हो रहा है। हमारे नेहा जी बहुत रेगुलर मैनेज कर रही हैं, मॉडरेटर के रूप में, एज ए स्पीकर के रूप में भी कर रही हैं। प्रतिभा जी का भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। ये पढ़ने के लिए बिहार शरीफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पास किया था BHMS, फिर वहाँ से इन्होंने MD किया जा करके यहाँ पर बड़ौदा में। तो यहाँ पटना में हमारे साथ में बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया है और अध्ययन किया है। तो इनमें भी अच्छा गुण है, और आज एक टीचर के रूप में भी ये एस्टैब्लिश्ड है और इनका प्रयास है। जब मैंने अभी हाल में ये पटना आई हुई थी, तो मैंने इनसे कहा कि अगर आप इस पर बोल सकती हैं तो बोलिए, तो वो तुरंत तैयार हो गई। अब मुझे लगता है दिस इज ए कॉन्फिडेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास अगर पैदा हो जाए तो आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, एक अच्छे क्लिनिशियंस हो सकते हैं। तो इसके साथ में हम लोग आज का सेशन, हमको लगता है कि हमारे पास में 1 मिनट का समय है, और नेहा जी अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ में हम लोग सेशन को, डॉक्टर अंजनी जी भी इंतजार कर रही हैं, उनको भी हम लोग समय देंगे।
तो आप नेहा जी, आप अपना कमेंट के साथ में इस मीटिंग को क्लोज करिए। थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा जी, आप म्यूटेड हैं। नेहा जी, अनम्यूट हो जाइए। आप अनम्यूट हो जाए। हाँ, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है नेहा जी। अभी भी अब आ रही है सर? अब आ रही है? हाँ, हेलो। आप हाँ जी। तो मैं डॉक्टर प्रतिभा और डॉक्टर साहनी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके भी वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, तो इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर राजिनी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।